नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है आपको डायग्राम दिया गया है। कह रहे हैं कि निम्न आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो x, y और z कोणों का माप यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये बच्चों ये क्वेश्चन जो आपका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है सभी लोग पहले बच्चे समझेंगे, बाद में आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम ही बना लेते हैं। जो आपका डायग्राम दिया गया है, ये आपका डायग्राम इस प्रकार से आपका डायग्राम ये दिया गया है। ये कोण आपका 40 डिग्री है, ये कोण आपका x है, और ये कोण आपका z है, और ये कोण आपका y है। ये कोण आपका 110 कितना है 110 अंश है। और ये आपका P है, Q है, R है, S है। PQRS इतनी आपको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपको x और y z के मान निकालने हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बात पता है, जो आपका PQRS है ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों यहाँ पर आपका PQRS आपका एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो बात है ये क्वेश्चन में कही गई है। ठीक है, अब बच्चों आपने पढ़ा था, अगर कोई आपका क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण उसके बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो आपका कोण, जो कोण आपका P होगा वही कोण आपका R होगा, जो कोण आपका S होगा वही कोण आपका Q होगा। क्यों होगे, क्योंकि बच्चों ये आपके सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। बच्चों सम्मुख कोण हमेशा कैसे होते हैं, सम्मुख कोण हमेशा आपके बराबर होते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक बात बताओ, कोण Q और कोण S ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर कोण आपका Q 110 अंश है तो कोण जो आपका X है ये कितना होगा, तो आपने कहा सर ये भी हमारा 110 अंश का ही होगा। तो आपको पता ही है कोण जो आपका S है वो कोण Q के बराबर होगा। कोण S को आपने क्या माना है, X माना है। कोण Q की वैल्यू कितनी है, 110 अंश है। तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू निकल के आ गई। x की वैल्यू कितनी है, 110 अंश। कितनी है, 110 अंश आपकी वैल्यू निकल के यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि z की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखोगे त्रिभुज SPR, त्रिभुज SPR में, त्रिभुज SPR में SPR में ये आपका क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो ये कोण आपका कितना है, x। इस कोण का नाम लिखोगे तो RSP प्लस कोण SPR ये वाला कोण, इतना, सिर्फ इतना ये कोण। इसके बाद प्लस कोण PRS ये वाला कोण बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। तो कोण RSP ये आपका कितना है, 110 अंश है। RSP ये कितना है आपका, 110 अंश है। SPR आपका कितना है, 40 अंश। कितना है, 40 अंश।
और आपको एंगल ये निकालना है PRS। कौन सा निकालना है? PRS। आपको ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, 180 अंश। ये आपके हो जाएंगे 150। कितने हो जाएंगे? 150। और PRS बराबर 180 अंश। तो कोण PRS बराबर 180 माइनस का 150। तो कोण PRS बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 30 अंश। कितना आ जाएगा? 30 अंश। अगर बच्चों ये आपका 30 अंश कोण हो गया तो ये वाला कोण कितना होगा? आपने कहा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बने एकांतर कोण कैसे होते हैं? हमेशा आपके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको पता है जो PRS बराबर कोण RPQ ये क्यों बराबर होंगे? तो आपको पता है ये बच्चों आपके एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं? आपके आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, समझ लो, जैसे ये आपकी कोई समांतर रेखा है और ये आपकी कोई तिर्यक रेखा है, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाले कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता हो गया जो ये वाला आपका एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। ये आपने लिख दिया। तो इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो Z की वैल्यू आपकी 30 अंश निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों आपका जो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि आपकी समांतर रेखाएं हैं और ये आपकी तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। तो कोण, जितना कोण आपका 40 होगा उतना आपका बाई वाला भी होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोण SPR बराबर कोण PRQ। बच्चों ये भी आप पे कैसे कोण है? ये भी आपके एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा? 40 अंश। कितना निकल के आ जाएगा? 40 अंश। मतलब कि जो आपका ये कितना है, ये आपका मतलब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बाई वाला 40 अंश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको पता है कि सर ये आपस में कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और ये वाला हमने निकाल ही लिया था। किस कोण से? सम्मुख कोण से। ठीक है, इतना आपको पहले बच्चों नोट करना। वीडियो को पॉज करो और ईमानदारी के साथ सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या एक समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है? तो ये बच्चों क्वेश्चन समझने वाला है। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा। मान लेते हैं कोई आदमी आया और उसने समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दिया। ठीक है, उसने क्या किया? सभी कोण 90 अंश के बना दिए। सभी कोण धोखे से 90 अंश बन गए और ये रेखाएं आपस में समांतर भी थी। कैसी थी? समांतर भी थी। और इसकी आमने सामने भुजाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर भी थी। तो ये बच्चों आपका उसने बनाया क्या था? उसने बनाया तो समांतर चतुर्भुज था, लेकिन ये आयत भी बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप क्या लिखेंगे? हाँ हाँ समांतर चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है। एक आयत हो सकता है। एक आयत हो सकता है। ये यहाँ पर आपको लिख देना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई बात दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आयत के गुण क्या होते हैं? आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जो कि आमने सामने बराबर भी होते हैं। तो यानी कि ये आयत जो आपका है समांतर चतुर्भुज है, वो आपका एक आयत हो सकता है। ये यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा कि आयत आपका एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नोट करके सभी बच्चे लिख लेंगे। आयत कभी भी
कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान रखनी है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कभी एग्ज़ाम में बैठेंगे, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी टेट का एग्ज़ाम चल रहे हैं, हो चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर ये नहीं पूछा गया था, उसमें वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको तैयारी करते रहना है, जो भी आपका सिलेबस होता है वो छोटी क्लास से सिलेबस पूछा जाता है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियाँ यहाँ पर आपको बनानी है। क्या बनानी है? आकृतियाँ। तो आकृतियाँ बनानी है, मैंने आपको वीडियो में कई ढंग से आकृतियाँ समझाई हैं। तो पहला आपका कह रहे हैं कि 10 का जो आपका पहला वाला है, कह रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज। क्या बनाना आपको? समलंब चतुर्भुज आपको बनाना है। तो बच्चों समलंब जो आपका होता है उसकी क्या होता है, उसका गुण होता है उसकी कोई दो रेखाएं कैसी होती हैं, कोई दो रेखाएं उसकी समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। ये रेखा इसके समांतर है, यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो इसका मतलब ABCD आपका क्या हो जाएगा? ABCD बच्चों आपका ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। AB समांतर CD, इस साइन किसका होता है? समांतर का। किसका साइन होता है? समांतर का। मतलब AB जो है आपकी CD के समांतर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट कह रहे हैं उत्तल चतुर्भुज। क्या कह रहे हैं? उत्तल चतुर्भुज वो होता है जिस चतुर्भुज के विकर्ण अंदर हो, उसी के अंदर हो। तो जैसे कि अगर मैं ये वाला बना दूंगा तो ये वाला आपका डायग्राम हो जाएगा, उत्तल चतुर्भुज का डायग्राम हो जाएगा। अगर इसके हम डायग्राम को खींचना चाहेंगे तो इसके सभी के सभी डायग्राम अंदर ही बनेंगे, तो ये आपका उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। वहीं पर आपका नेक्स्ट है अवतल चतुर्भुज। कौन सा है? अवतल चतुर्भुज। कौन सा है? अवतल चतुर्भुज। अब बच्चों अवतल चतुर्भुज क्या होता है? जिसके विकर्ण बाहर मिलते हो। तो देखो इसका एक विकर्ण तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन जो आपका दूसरा विकर्ण है बाहर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अवतल चतुर्भुज होगा। क्या होगा? अवतल चतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहे हैं पतंग। क्या बनानी है आपको? पतंग बनानी। क्या बनानी? पतंग मतलब होता है पतंगाकार चतुर्भुज। क्या होता है? पतंगाकार चतुर्भुज। तो ये क्या होता है? पतंगाकार चतुर्भुज में ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और ये भुजाएं भी आपस में इसकी ये बराबर होती हैं। आप नाम भी डाल सकते हो PQRS। तो ये आपके सारे डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, फिर आराम से क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए, तो चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको भी आप सभी बच्चे समझेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने मान लिया ये आपका कोई चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें आपके मैंने कोण, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। मान लेते हैं कि आपका पहला कोण 75 डिग्री था, दूसरा कोण आपका था 95 डिग्री था और तीसरा कोण आपका था 110 था। तो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहे कितना होगा। तो पहले तो बात आपको क्या पता है कि ABCD आपका क्या है? ABCD का आपका चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, और आपको पता है किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका
360 डिग्री होता है। मतलब कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योगफल होता है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अगर आप इन सभी कोणों को जोड़ोगे तो हमेशा आपका योग 360 ही आएगा। अब यहाँ पर कोण ए आपका कितना दिया गया 75 डिग्री, कोण बी कितना दिया गया 95 डिग्री, कोण सी कितना दिया 110, और आपको कोण डी आपसे पूछा गया है। जब आप इन सभी का सम करोगे तो इनका सम आपको करना होगा, ठीक है। इनका आप सभी का सम करेंगे, ठीक है। 75 और इन्हें जोड़ लो, 5 5 10 हो जाएगा, 9 यानी कि आपका 70 हो जाएगा, प्लस 110 और प्लस कोण डी बराबर में 360। इसके बाद 0, इसके बाद 7 1 8 280 और प्लस कोण डी, ठीक है, बराबर में 360। इसके बाद 280 आपका उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 360 माइनस का 280, 360 माइनस का 280। जब आप इसको घटाएंगे तो बच्चों आपका बचेगा 80। केवल कितना बचेगा? 80 डिग्री आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपको समझना है। इस क्वेश्चन में आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है? मिस्टेक है। यहाँ पर आपको एंगल ए का भी मान रखना है, ठीक है। एंगल ए का भी आपको मान रखना है। एंगल ए बराबर आप 100 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे? 100 डिग्री रखेंगे, ठीक है। 100 डिग्री रखेंगे, वरना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो आपका डायग्राम है वो जैसा बना है वैसा आपको बना लेना है, ए बी सी डी। एंड यहाँ पर आपको बोला गया जो आपका सी डी है वो ए बी के समांतर है, यानी जो सी डी है वो आपके ए बी के समांतर है। और कोण सी आपको 100 डिग्री दिया गया है, कोण बी आपको 80 डिग्री दिया, और आपको कोण ए की जगह आपको लिख लेना है 100 डिग्री। कितना लिखना है? 100 डिग्री आपको लिख लेना है, तभी आपका ये क्वेश्चन लग पाएगा। अब बच्चों ये आप बताओ, ये आपकी समांतर रेखा है, ये आपकी क्या है? ये लाइन, ये क्या है? समांतर रेखा। और ये आपकी क्या है? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है? तो आपने कहा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल आपका 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपको लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कोण ए आपको कितना दिया गया? कोण ए प्लस कोण डी कितना हो जाएगा? आपका 180 अंश हो जाएगा। कोण ए की वैल्यू कितनी? 100 डिग्री। कोण डी की वैल्यू आपको निकालना है, तो पूछा गया कोण डी की वैल्यू आपको निकालना है। तो 180 अंश, 100 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? 100 जब आपके उधर जाएंगे तो बच्चों ये आपके हो जाएंगे माइनस। कैसे हो जाएंगे? 80। तो कोण डी की वैल्यू बच्चों आपको कितनी निकल के आएगी? 80 अंश आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को फिर नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि आपका है, लास्ट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया, उसका आपको परिमाप ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? परिमाप।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है, या आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया। क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज। नाम आपका क्या है? PQRS। आपको ये साइड दी गई 16 सेंटीमीटर और ये साइड आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ये आपको दिया गया है। अब बच्चों आपको पता है PQ बराबर आपका SR के बराबर होगा और SP बराबर आपका RQ के बराबर होगा। RQ ये वाला जो RQ है इसके बराबर होगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 16 है तो ये भी 16, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? सम्मुख भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपने निकाल, अब आपको निकालना क्या है? परिमाप। परिमाप बच्चों फार्मूला, अगर पहले जो फार्मूला बना था वो फार्मूला था सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। लंबाइयों का योगफल। तो आपको सभी भुजाओं की लंबाई जोड़ना। PQ थी आपके पास, PQ है, फिर आपके पास QR है, फिर आप QR हो गए, SR है, फिर आपके पास SR है, फिर आपके पास SP है। तो PQ की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। SR की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर। SP की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ो, 16 कितना हो जाएगा? 32, 4 कितना हो जाएगा? 8। तो 2 आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर बच्चों आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके सारे सवाल लग चुके हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो चुकी है। अगर बच्चों आपको कोई डाउट वगैरह बचता हो तो बच्चों आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी को जय हिंद।